हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आप लोगों को याद होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। इसमें मैं 3 वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ, यानी कि 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अब इस क्लास में मैं करवाने वाला हूँ सबसे पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं हमारे, उनके बारे में समझाऊंगा सबसे पहले। ओके, तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स होंगे क्या। तो एसिड्स आर प्रेजेंट, बोल सकते किस टाइप में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स and animals that is living, okay, living organism। तो ये हो गया हमारे पास आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरी चीज अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होंगे, और जनरली ये कैसे होते हैं, दे आर जनरली अगर हम बात करें इनकी वीक एसिड्स, यानी कि क्या होगा हमारे पास, ये हम बोल सकते हैं एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम इनको, ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम इनको बोल रहे हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे। ओके, अब इसके बाद ये जनरली वीक एसिड्स होंगे। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ज्यादातर नहीं प्रेजेंट होते हैं ना, HCl तो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, बट हम ये जनरली वीक होते हैं, बट HCl एक एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं। अब इसके अलावा कौन से एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एसिटिक एसिड है ना, बोल सकते हैं इसको विनेगर जो होता है, विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मेकिंग पिकल्स। ओके, हमारे अचार बनाने के लिए ये काम आता है। इसके अलावा टार्ट्रिक एसिड का तो यूज बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। टार्ट्रिक एसिड का जैसे आप लोगों ने गोलगप्पे खाए होंगे तो वो लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं टार्ट्रिक एसिड का। तो हम बोल सकते हैं बेकिंग पाउडर में यूज करते हैं, एक इंग्रेडिएंट होता है उसका टार्ट्रिक एसिड। ओके, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एसिड्स की जो डेफिनेशन होगी, किसके रिस्पेक्ट में देखें तो एसिड की डेफिनेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ओके, लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ acids in terms of furnishing of H पॉजिटिव आयंस, यानी कि हमारे पास H पॉजिटिव कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम इसको समझते हैं कि क्या होगा, मतलब हाँ। तो ये क्या होंगे हमारे पास, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस होंगे, देखो आगे देखते हैं। सब्सटेंसेस विच कंटेन हाइड्रोजन, यानी कि H2F हम बोल सकते हैं, हाइड्रोजन ही लिख देते हैं आप। ओके, हाइड्रोजन एंड विच when dissolved when dissolved in water give H positive ion in the solution, यानी कि H पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। यानी ये ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और ये जब डिसॉल्व करेंगे हम वाटर में इसको, तो ये H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि बोल सकते हैं ये रिलीज करेंगे H पॉजिटिव आयंस को। इसके एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं कि जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो H2CO3 है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। मैं लिख देता हूं इसका नाम, कार्बोनिक एसिड। ये है नाइट्रिक एसिड, और इसको तो सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा अगर हम देखें तो H3PO4, ये हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं क्या हो गए, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और ये आराम से H पॉजिटिव आयंस दे देते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। देखो अब इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे रेन वाटर क्या होता है, एक तरह से इम्प्योर वाटर है, और अगर हम डिस्टिल्ड वाटर की बात करें तो उसमें कोई सी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जब कुछ भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं है उसमें, तो हम बोलेंगे कि वाटर क्या होगा, बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा। जब बैड कंडक्टर की तरह काम करेगा तब उसकी जगह वजह से क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। और रेन वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इसकी वजह से उसमें जो इम्प्योरिटीज आती है, इम्प्योरिटीज आने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर भी है और क्वेश्चन भी है, आता है कभी कभी, और तो इसके लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं क्या रोल ऑफ वाटर इन द डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। रोल ऑफ वाटर इन डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड। जब एसिड को डिसोसिएट करने के लिए क्या वाटर का इंपॉर्टेंस होगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एसिड डिसॉल्व्स टू गिव H पॉजिटिव आयंस, है ना। एसिड्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे किसके लिए, H पॉजिटिव आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। क्या होगा, वाटर के प्रेजेंट में, ये प्रेजेंस में हम बोल सकते हैं कि H पॉजिटिव आयंस देने के लिए ये डिसॉल्व होते हैं। बस उसके बाद हम आगे देख सकते हैं क्या होगा, दे एक्ट एज एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि ये एसिड के प्रेजेंस में ओनली एसिड की तरह काम करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, एसिड्स डिसोसिएटेड डिसोसिएटेड और डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इसके वाटर H2O। तो ये क्या हो गए, दे एक्ट एज एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी जब भी वाटर प्रेजेंट होगा तभी ये एज ए एसिड की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि अपनी जो प्रॉपर्टीज है तभी शो करेंगे। अब इसके लिए हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे NaCl को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी। ओके, रिएक्शन होने के बाद NaHSO4 ये फॉर्मेशन हो जाएगा। NaHSO4 यानी कि हाइड्रोजन को एक सोडियम ने रिप्लेस कर दिया है, तो इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, HCl। यहाँ पे HCl बचेगा, यानी कि सोडियम ने एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस किया, और उसके बाद एक हाइड्रोजन जो है सोडियम के साथ में रिप्लेस कर गया यहाँ पे, तो क्लोरीन के साथ में ऐड कर दिया। तब क्या हो रहा है हमारे पास, हम बोल सकते हैं HCl का फॉर्मेशन हो रहा है, और NaHSO4 भी फॉर्म हो रहा है हमारा एज ए प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो डाइल्यूट ऑफ कंसंट्रेशन एसिड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा, डाइल्यूशन क्या करेंगे, अगर हम एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, जैसे हमारे पास कोई बोतल प्योर कंसंट्रेटेड हमारे पास एसिड रखा हुआ है, तो उसको अगर हमें डाइल्यूट करना है तो क्या होगा ना, डाइल्यूशन ऑफ concentrated acid and exothermic, क्या होगी ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो डायल्यूट ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड क्या बोलेंगे हम इसको, एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें क्या होगा, हीट को रिलीज करवाएंगे, हीट रिलीज होगी और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होती है कभी कभी, जैसे जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड जो एसिड होगा वो उतनी ही ज्यादा हीट को रिलीज करवाएगा, है ना, जब भी हम डाइल्यूशन करेंगे। तो H2SO4 ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में
एट द रूम टेम्परेचर ये प्रेजेंट होता है, और H2O भी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 माइनस प्लस हीट निकलेगी यहाँ से, हीट ना, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब इसे हम क्या बुला रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन, और इसको सल्फेट आयन, आप लोगों को पता होगा ये सल्फेट आयन। तो ये हमारे पास है H2SO4 हाइड्रोनियम आयन, और ये सल्फेट आयन में टूट रहा है, और उसके साथ साथ इसे ये रिलीज कर रहा है अपने हीट को। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, HNO3, तो ये लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ये भी है ना, H2O के साथ में जब रिएक्ट करेगा तब फिर से ये वही रिएक्शन करेगा, यानी कि H3O पॉजिटिव बनाएगा एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस एंड प्लस ये भी हीट रिलीज करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी होनी होती है ना। किस क्यों होती है, क्योंकि हमें इसमें H3O पॉजिटिव है, वो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक है ना, ये हीट रिलीज करवाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी स्टेबल होते हैं जो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होने की वजह से, और इन कंपैरिजन टू प्रोडक्ट, तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हम बोलेंगे क्या, हीट रिलीज हो रही है। तो हम इसमें देखते हैं क्या क्या है इसमें, नाइट्रिक एसिड, ये हमने किया, रिएक्ट करवाया वाटर के साथ में, जैसे ही रिएक्ट करवाया हमने तो हमारे पास फिर से बन गया हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। ओके, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज और आती है, डाइल्यूशन अगर हमें करना है किसी भी एसिड का, है ना, डाइल्यूशन करना, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सही तरीका और एक होता है गलत तरीका। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है, जैसे कंसीडर करो हमारे पास ये रखा हुआ है एक बीकर, अब बीकर में क्या रखा हुआ है हमारे पास, H2SO4 रखा हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि कंसंट्रेटेड होगा तभी तो डाइल्यूट करेंगे हम इसको, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 रखा हुआ है। अब इसमें हमने क्या किया, एक और बीकर लेके आ गए हम, और बीकर में क्या रखा हुआ है बोलेंगे वाटर ना, H2O रखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम इसको ऊपर से डालेंगे तब क्या होगा, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी। अब जब बहुत ज्यादा फास्ट होगी तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जो कि हो जाएगा क्या, रॉन्ग मेथड। क्यों होगा रॉन्ग मेथड, क्योंकि ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे, बट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, बहुत ज्यादा हीट इसमें निकलेगी, है ना। जब बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो हम बोलेंगे ये एक तरह से डेंजर हो सकता है ना, तो डेंजरस हो सकता है, तो इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से डाइल्यूट करेंगे। अब डाइल्यूशन का क्या तरीका है हमारे पास, तो अब इसी प्रोसेस को हम जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि H2O हम रखेंगे नीचे, अब इसको जो हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 को हम बोलेंगे ड्रॉप वाइज गिरा सकते हैं, ड्रॉप वाइज इसको हम लेंगे, या फिर छोटी क्वांटिटी में या स्मॉल, और हम बोल सकते हैं स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स करते जाएंगे, और इन स्मॉल क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तब क्या होगा, इसकी वजह से ये धीरे धीरे स्प्रेड हो जाएगा। और दूसरी चीज हम इसको स्टायरिंग रॉड से इसको मिक्स कर सकते हैं, स्टायरिंग रॉड, ओके, तो स्टायरिंग रॉड से हम इसको मिक्स कर सकते हैं। तो जब स्टायरिंग रॉड को हम इसमें घुमाएंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होगी, क्योंकि हमें पता है नेचर ही उसका वही है, रिएक्शन को जब डाइल्यूशन कराएंगे तो रिएक्शन तो नेचर चेंज नहीं करेगी, तो हम बोलेंगे इसको क्या, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो इसमें भी होगी, बट इसमें कोई डेंजर नहीं होगा, है ना। इसमें स्मॉल क्वांटिटी में मिलाएंगे, ड्रॉप वाइज मिला सकते हैं, तो ये आराम से हमारी रिएक्शन हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा राइट मेथड, ओके, ये है हमारा राइट मेथड फॉर डाइल्यूशन, मेथड्स फॉर डाइल्यूशन ऑफ एनी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। ओके, ये हमारे पास है राइट मेथड और रॉन्ग मेथड, यानी कि ऊपर से अगर हमने ड्रॉप बाय H2SO4 को मिलाया या फिर किसी भी और एसिड को मिलाया तो आराम से वो मिक्स हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर हमने इसी की जगह पे उल्टा कर दिया रिएक्शन को, यानी कि वाटर में ऊपर से डाल दिया, तो प्रॉब्लम होगी। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ फ्लेम्स भी आएंगी, और उसके अलावा अगर हम किसी क्लोज बीकर में
बना रहे हैं, जैसे कॉनिकल फ्लास्क हुआ या रिएजेंट बोतल हुई, तो अगर उसमें हमने किया तो ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि वो ब्रेक डाउन कर सकता है हमारे अपरेटस को। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का, तो हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ऑफ एन एसिड, यानी कि एसिड की एच पॉजिटिव आयन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम डाइल्यूट करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। तो हम बोलेंगे क्या इसमें, ये होगा हमारा 1 यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये जब हम डाइल्यूट करेंगे। ओके, डाइल्यूट करेंगे तो बोल सकते हैं कि एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, जैसे जैसे हम क्या करेंगे डाइल्यूशन, तो जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी बाय द टाइम। ओके, जितना ज्यादा वाटर हम इसमें मिलाते जाएंगे, यानी कि डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ये आया समझ में। आगे चलते हैं हम, क्या होगा अब इसके बाद। जैसे हमारे पास है कुछ यूसेज ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। जैसे मिनरल एसिड्स क्या होंगे हमारे पास, जैसे हमने अभी पढ़ा था जस्ट कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो कि लिविंग सब्सटेंसेस से या लिविंग स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम वहां से डिराइव कर सकते हैं। बट हम बोले अगर कि ये जो मिनरल एसिड्स हैं वो क्या होंगे, मतलब कि उसके अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनके अलावा कहीं से भी अगर डिराइव होते हैं ऐसे एसिड्स, तो हम उसे बोलेंगे क्या, मिनरल एसिड्स। ओके, अब इसके बाद यूसेस देख लेते हैं सबसे पहले। यूसेस ऑफ मिनरल एसिड्स, तो सबसे पहले यूज है H2SO4 का। तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक जो एसिड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि क्या होगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना, सबसे ज्यादा यूज करने वाला होता है। यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, ये क्या बुलाएंगे हम इसको, किंग ऑफ केमिकल्स। अब इसके बाद अगर हम और देखें तो क्या होगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा हमारे पास, ये एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, ये फिर हम बोल सकते हैं इनमें इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इनमें ये काम होता है, यानी कि फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स की तरह काम आएगा। लाइक इसमें अमोनियम अमोनियम सल्फेट, तो उसमें हमने इसको मिक्स किया रिएक्शन करवा के। उसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें भी इसका काम होता है। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो पेंट बनाने में, पेंट्स, ओके, पेंट्स बनाने के लिए काम होता है। इसके अलावा एक्सप्लोजन के लिए काम आता है, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। एक्सप्लोजिव्स क्योंकि हमें पता है जब भी वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बहुत सारे टाइप से ये करवाता है ना, तो हम इसे बोलेंगे क्या, एक्सप्लोजिव की तरह भी काम कर सकता है। इसके अलावा हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के फॉर्मेशन में भी इसका यूज होता है, सिंथेटिक फाइबर्स के साथ में भी इसका यूज होता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो डाइज में भी यूज होता है ना। इसके अलावा ड्रग्स में तो यूज है ही, है ना, ड्रग्स एक्सेट्रा ये सारी जगह पे इसका यूज होता है H2SO4 का। अब हम देखते हैं दूसरा एसिड जो कि है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड क्या होगा हमारे पास, HNO3 नाम जानते होंगे आप लोग, HNO3। तो ये हम बोलेंगे सबसे ज्यादा ये किसमें यूज होता है, ये भी फर्टिलाइजर्स, जैसे कि फर्टिलाइजर्स में ही यूज होता है, फर्टिलाइजर्स लाइक, देखो उसमें क्या था अमोनियम सल्फेट, इसमें क्या होगा अमोनियम नाइट्रेट, इसको फॉर्मेशन करवाने में इस यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट में को बनाने में यूज होता है। अब इसके बाद एक्सप्लोजिव्स को बनाने में यूज होगा।
एक्सप्लोजिव्स लाइक टीएनटी, आप लोगों ने इसका नाम सुना है, बहुत सारे टेररिस्ट भी यूज करते हैं इसको, आपको यूज नहीं करना है ना। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डाई बनाने में यूज होता है इसका भी ना, या फिर हम बोल सकते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। ठीक है, सब नाइट्रिक एसिड हो गया। अब इसके बाद हम और देखते हैं, जो हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है HCl, जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हम कब यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इसी को हम यूज करते हैं। इसमें जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है ना, तो टेक्सटाइल में हो गया, फूड में हो गया, या फिर लेदर लेदर एंड डाई में हो गया, तो इनका यूज हम इस जगह पे करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा यूज है इसका। इंडस्ट्रीज यानी कि ये सारी इंडस्ट्रीज जो है इनमें सब में HCl का यूज करवाते हैं। ओके, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद पहले, बट अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है। ओके, तो गैल्वेनाइजेशन में ये यूज होता है। ओके, HCl। अब इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो कैरेक्ट क्या होंगे इसके जो इंडस्ट्रियल यूज हैं बहुत ज्यादा है, HCl, HNO3 और बोले हम H2SO4 के। तो एसिड्स इतने सारे जगह पे यूज होते हैं, नहीं इंडस्ट्रीज के साथ साथ मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी बहुत जगह पे काम आते हैं, है ना HCl। और इसका हम बोल सकते हैं प्रेजेंस हमारे स्टमक में भी होता है ना। क्या बोल सकते हैं हम इसको, इट इज also present in our stomach। ठीक है, तो ये स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं ये गैस्ट्रिक जूस में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस में पार्टिसिपेट करेगा। जब गैस्ट्रिक जूस में पार्टिसिपेट करेगा तब हम बोलेंगे इसको क्या, कि ये हमारा जो फूड है वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाता है। ओके, तो HCl को हम इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।